महमद II को कॉन्स्टेंटिनोपल पर जीत हासिल करके 8 साल हो चुके हैं। अब उसे एक कमसिन लड़का नहीं समझा जाता। महमद अब पूरब का सबसे ताकतवर सुल्तान है और पश्चिम की दुनिया उससे खौफ खाती है। यूरोप का उससे डरना जायज भी था। उसने पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी को सही साबित किया और ऐसे शहर पर फतह पाई जिसे जीतना नामुमकिन था। और आखिर उसने रोमन एम्पायर को हराया था और अब उसकी नजरें पहले वाले रोम पर यानी कि असली रोम पर टिकी थी। दस्तावेजों में ये जिक्र मिलता है कि महमद के दरबार में इटालियन लोग पहुंचे और उन्होंने बताया कि महमद पश्चिम में उतनी दूर तक दबदबा कायम करना चाहता था जितनी दूर पूरब में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हुकूमत कायम की थी। तो इटली पर उसकी नजर हमेशा थी। कॉन्स्टेंटिनोपल जीतने के बाद महमद को काइजर ई रूम यानी रोम का सुल्तान कहा जाने लगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि उसका इरादा क्या था। पश्चिम में बढ़ने की तैयारियों के मद्देनजर महमद ने यूरोप के तमाम दरबारों में अपने जासूस फैला दिए। महमद के साथ ऑटोमन दरबार में पला बढ़ा व्लाड ड्रैकुला वॉयवोड है यानी वलाहिया का राजा। ये राज्य ऑटोमन का दोस्त और जागीर भी है। ये वहाँ थी जहाँ आज रोमानिया है। वो रियासत जिसने बार बार अपनी वफादारी बदली, कभी ऑटोमन की तरफ तो कभी हंगरी की तरफ। कभी उनका झुकाव ऑटोमन की तरफ होता था तो कभी हंगेरियन लोगों की तरफ। व्लाड ड्रैकुला एक बहुत ही दिलचस्प किरदार था। दोनों तरफ वो जोरदार ताकतों से घिरा था। जहां ऑटोमन साम्राज्य बाल्कन्स की तरफ से मजबूत हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ थे हंगेरी, जिनका कैथोलिक यूरोप पर दबदबा था और वो चाहते थे कि ऑटोमन्स के खिलाफ वो उनकी तरफ से लड़े। उसे काबू कर पाना बहुत मुश्किल था, फिर भी उसे साथ में रखना जरूरी था। वो बहुत खूंखार था, लोग उससे नफरत करते थे। खौफनाक लड़ाइयों में महारत के लिए उसका नाम था, इसलिए लोग उससे पंगे बिल्कुल नहीं लेते थे। उस दौर में उसके नाम से लोग दहशत में रहते थे। वो ऑटोमन से लड़ा, हंगेरियन से लड़ा, मलेशियन से लड़ा, वो चारों तरफ लड़ा। रोमन लोग ये मानते थे कि वो दुनिया में आने वाला अब तक का सबसे महान खूंखार वॉयवोड है। बाकी दुनिया के लोग उसे ड्रैकुला कहते थे, खून का प्यासा एक शैतान, क्योंकि 19वीं सदी में एक आयरिश लेखक ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम ड्रैकुला था, जिसके हीरो को लोगों को मारना और काटना पसंद था। असली व्लाड ड्रैकुला को व्लाड टेपेज के नाम से भी जाना जाता है यानी मारने काटने वाला। वो 1456 में वलाहिया की गद्दी पर बैठा। उसने अपने एक पूर्वज को लड़ाई में मार डाला और एक विरोधी से खुद उसकी कब्र खुदवा कर उसका सर कलम कर दिया। व्लाड खून का बहुत प्यासा था, बहुत ही खूंखार था। मिडीवल दौर के हिसाब से भी वो एक मारकाट वाले समाज में पला बढ़ा था। ऐसा समाज जहां बात बात पर कत्ल कर दिए जाते थे, इसलिए उसके दिल में इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं बचा। सत्ता को लेकर चल रहे राजाओं और रईसों यानी बोयार्स के बीच के संघर्ष के दौरान ड्रैकुला ने ईस्टर की एक दावत रखी अपने राजनीतिक विरोधियों को अपनी तरफ लाने के उद्देश्य से। हर एक बोयार और उनकी बीवियों को बाहर ले जाया गया और उन पर जुल्म किए गए। बदकिस्मती से ये जो जुल्म थे, इनके बारे में पूरा ब्यौरा मौजूद है जो बहुत तकलीफ भरा है। ये सताने का एक भयानक तरीका था। कोई बहुत नुकीली चीज ली जाती थी और उसे बंदे के एनस में घुसा दिया जाता था। उसके बाद हथौड़ा लिया जाता था और तब तक ठोका जाता था जब तक कि वो कंधे से बाहर ना आ जाए। जो माहिर जल्लाद होता था वो शरीर के जरूरी अंगों को छोड़ देता था। इसके बाद व्यक्ति को जमीन पर ठोक दिया जाता ताकि वो मर जाए। इस जुल्म में जो माहिर था उसका नाम था व्लाड ड्रैकुला। सच ये है कि ईस्टर पर ये सब इसलिए किया गया क्योंकि व्लाड को साजिश का पता चल गया था कि वो लोग उसे हटाने वाले थे। दरअसल उसने तमाम तरह की दुश्मनियां और साजिशें देखी थी जिनमें गद्दी पर बैठे राजा को हटा दिया जाता था और किसी और को बिठा दिया जाता था। व्लाड के पिता को ऑयर्स ने मार डाला था। उसके बड़े भाई मिर्चा को टॉर्चर करके जिंदा दफना दिया गया था बॉयर्स द्वारा। मुझे नहीं लगता कि वो सनकी था, ये तो बस राजनीति है। यही वो दौर था जब व्लाड लोगों पर किए गए जुल्मों के लिए जाना जाने लगा था। मेरा मतलब इम्पेलर की तरह उसकी शोहरत यही कहती है। तो एक राजा के तौर पर ये उसकी अपनी पहचान थी। ये लोगों को काबू करने की उसकी अपनी टेक्निक। वो जता रहा था कि भले ही उसका मुल्क छोटा है पर वो एक खूंखार राजा है, तो आसपास की ताकतवर हुकूमतें उस पर हमला नहीं कर सकती थी। टारगोविस्टे की सड़क पर सड़ती हुई लाशों की कतार पड़ी थी। ये अफवाहें भी फैल रही थीं कि ये सब व्लाड को धोखा देने का अंजाम है। ये बात महमद II तक भी पहुंच गई।
ड्रैकुला मेहमत के साथ पला बढ़ा था, पर अब उसका वफादार नहीं था। मेहमत और व्लाड के बीच बढ़ती दुश्मनी की एक और वजह थी। ड्रैकुला का छोटा भाई राडू, वो भी ऑटोमन दरबार में ही पला बढ़ा था, पर अभी भी सुल्तान का करीबी और भरोसेमंद था। ये बेचारा व्लाड का छोटा भाई था, जो मेहमद सेकंड और व्लाड ड्रैकुला के बीच बुरी तरह फंस गया था। तो साफ बात है कि उसकी भी नींद पूरी तरह हराम हो गई थी। राडू के कई मुंह बोले नाम थे, जैसे निष्पक्ष राडू या दयालु राडू। पर उसकी एक और खासियत थी, और वो थी राजनीति की गहरी समझ। वो तहजीब को समझता था। उसे ऑटोमन हुकूमत पसंद आती थी, पर उसने अपनी वलेहियन पहचान को कायम रखा। उसके लिए इन दोनों के बीच फंसना काफी मुश्किल भरा रहा होगा। व्लाड ड्रैकुला की धोखेबाजी के बीच 20 साल पहले पड़े थे, जब उसके पिता व्लाड द सेकंड को मेहमद के वालिद ने बुलाया था, यानी सुल्तान मुराद द सेकंड ने। इस बीच अफवाहें ये थीं कि वो हंगेरियंस के साथ हो गए थे और ऑटोमन्स के खिलाफ हथियार उठाने वाले थे। शाही बच्चों को बंधक बना लिया। ये 2 छोटे बच्चे थे जिन्हें घर से अलग कर दिया गया, परिवार से अलग कर दिया गया, खतो किताबत भी बंद कर दी, और उन्हें इस डर के साए में जीना था कि अगर उनके पिता ने कुछ भी गलत किया तो यहाँ उन्हें जान से मार दिया जाएगा। वो शतरंज के मोहरे बनकर रह गए थे। ये एक खतरनाक खेल था। एक से बढ़कर एक झटके लग रहे थे, धोखे हो रहे थे। व्लाड इस बात की मिसाल है कि ऐसी घटनाओं का किसी की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ सकता है, उसका क्या हाल हो सकता है। 20 साल बाद अपने वालिद मुराद द सेकंड की तरह मेहमद का सामना भी एक बगावत से हो रहा था, ड्रैकुलेस्टे की हुकूमत से। उसने वलाहिया की राजधानी में संदेश भेजे और व्लाड से कहा कि वो सुल्तान का कर्ज चुका दे। एक बसल स्टेट की तरह ये व्लाड की जिम्मेदारी थी कि वो ऑटोमन के लिए वफादार रहे। जहां भी जरूरत हो उसे अपनी फौज के साथ ऑटोमन फौज का साथ देना चाहिए, और हर साल उसे एक बड़ी रकम भी सुल्तान को पहुंचानी थी ताकि वो खुश रहे। सुल्तान के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए ये बहुत जरूरी था। 15वीं सदी के आखिर में सोने का सिक्का कुछ इस तरह का दिखाई देता था, बहुत ही छोटा, लेकिन इसमें काफी और खालिस सोना था, और व्लाड को ऐसी 2000 अशर्फियां सालाना चुकानी थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेहमत ने अपने आदमी भेजे और पूरी की पूरी 10,000 अशर्फियों की मांग की, क्योंकि ये उन पर पिछले 5 सालों का बकाया था। तो इससे ये साफ था कि चूंकि व्लाड अब वलीकिया का राजा बन चुका था, इसलिए वो अब ऑटोमन सुल्तान को सालाना रकम चुकाने को तैयार नहीं था। क्योंकि उसने ये रकम चुकाने से इनकार कर दिया था, इसलिए मेहमद से उसके रिश्ते खराब हो गए थे। संदेश लाने वाले को मारा नहीं जाता। मंगोलियन और टर्किश तहजीब में ये राजदूत मेहमद के प्रतिनिधि थे। किसी ऑटोमन राजदूत से बदसलूकी का मतलब है खुद मेहमद से बदसलूकी। यानी यहाँ व्लाड एक बहुत ही खौफनाक संदेश मेहमद तक पहुँचाना चाहता था। देखिए, संदेशा साफ था। दोनों मुल्कों में ठन गई थी और अब दोनों के बीच जंग तय थी। गुलबहार खातून मेहमद की बीवी थी और उसके बेटे शहजादे बहजाद द सेकंड की मां भी। ऑटोमन्स ने फैसला किया कि ऐसे में सबसे अच्छा यही होगा कि व्लाड को घसीटकर जबरदस्ती वापस इस्तांबुल लाया जाए और मेहमद के सामने पेश किया जाए। तो एक साजिश रची गई जिसमें ऑटोमन दरबार के 2 अहम लोगों को शामिल किया गया। पहला एक ग्रीक बंदा था जिसका नाम था थॉमस, जो काफी भोला भाला दिखता था। एक अफसर था, उससे कोई खतरा नहीं था। उसे जिम्मेदारी दी गई कि वो व्लाड के दरबार में जाएगा, उसे राजी करेगा, मेहमद से बात करने के फायदे गिनवाएगा, लालच देगा और उसे एक वलेहियन गांव में ले आएगा। इसके बाद इस साजिश का दूसरा हिस्सा था जिसकी जिम्मेदारी हमजा को सौंपी गई थी, जो मेहमद का बहुत ही करीबी सहयोगी था और कॉन्स्टेंटिनोपल पर जीत के जमाने से मेहमद के साथ था। कुछ दस्तावेजों में ये भी साफ लिखा मिलता है कि व्लाड ड्रैकुला को पकड़ना उनका मकसद था। वैसे पकड़ना तो मकसद था ही, पर सुल्तान ने इस वक्त ये सोच लिया था कि वो जिंदा मिले या मुर्दा, बस मिलना चाहिए। असल में 1461 में मेहमद ने जूरजू में मिलना तय किया था। इसके लिए टोमा काटाबोलिनोस की मदद ली गई, जो कि दरबार में अफसर था, और हमजा की भी। दस्तावेजों में ये पता चलता है कि ऑटोमन और वालाहियन दोनों ही तरफ के लोग मिलने को राजी नहीं थे, अमन कायम नहीं करना चाहते थे। व्लाड के पास भी जासूसों का जाल था,
इसलिए उसने मेहमत के जाल के ऊपर अपना जवाबी जाल तैयार किया। इस तरह अब उसके पास कुछ बहुत अहम लोग कैदी के रूप में थे, खासतौर पर मेहमत का करीबी जांबाज हमजा। यहाँ व्लाड खेल में एक कदम आगे हो गया था। हमजा बे और टोमास काटाबोलिनोस को पकड़ने के बाद व्लाड ने करीब 800 किलोमीटर दूर ऑटोमन के कब्जे वाले बल्गेरिया पर हमला किया, जिसमें हजारों औरतें, मर्द और बच्चे मारे गए। व्लाड ने साफ तौर पर कहा, आज से हमारे बीच के सारे सियासी ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं और मैं अपनी जमीन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दोनों को पता था जंग तो होगी, पर इस वक्त मेहमत को दो चीजें नजर आने लगी थी। एक ये कि वलाखिया को हराना आसान नहीं होगा, वहाँ का इलाका बचाव करने वालों की मदद करता है। वो जानता था कि मैदान जंग में व्लाड एक जोरदार विरोधी साबित हो सकता है, लेकिन इस जंग के पहले जो कुछ हुआ था वो मेहमत के लिए काफी बेइज्जती से भरा था। मेहमत ने एक जोरदार फौज जमा की, उतनी ही बड़ी जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता था। व्लाड ड्रैकुला के साथ उसकी जंग में अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस बीच हंगरी में व्लाड यूरोप की एक ऐसी फौज की मदद मांगने आया जो ऑटोमन को मैदान जंग में कड़ी टक्कर दे सकती थी। व्लाड ने ये एकदम साफ कहा था, हमने ऑटोमन का ये हाल किया है और जंग में मैं आपके साथ ही रहूंगा। और वैसे मैं आपके लिए 2 बोरे में भरकर दुश्मनों के नाक, कान और सिर लाया। अपना मकसद पूरा करने के लिए मथायस व्लाड ड्रैकुला का इस्तेमाल कर रहा था। हंगेरियंस भी व्लाड से ऑटोमन्स जैसा ही सुलूक कर रहे थे। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे की राजनीति थी। तब तक उसका इस्तेमाल करो जब तक वो काम का रहे, जब काम का ना रहे तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। 26 अप्रैल 1462 को मेहमत वलाहिया के लिए चल पड़ा, जहां ऑटोमन कैदियों के भविष्य का फैसला किया जा चुका था और व्लाड ड्रैकुला इंतजार कर रहा था। सन 1462 की सर्दियों में डैन्यूब के एक दूर दराज कोने मौत दरवाजे पर खड़ी थी। सुल्तान मेहमत और व्लाड ड्रैकुला के बीच एक लंबी खूनी लड़ाई तेज हो गई थी। आने वाली जंग के खूनी पंजे सुल्तान के हरम के अंदरूनी दायरों तक जा पहुंचे थे। उत्तर में करीब 550 किलोमीटर दूर सुल्तान मेहमद II की भीमकाय फौज वलाहिया की तरफ बढ़ रही थी, जहां वो देख रहे थे कि डैन्यूब के पार व्लाड ड्रैकुला ने घुसपैठ करके कैसा खून खराबा कर रखा है। पर उनके गुमशुदा सिपहसालार हमजा बे कहीं नजर नहीं आ रहे। बचपन के अपने दोस्त के नाम ड्रैकुला का संदेशा बिल्कुल साफ था, दम है तो पकड़ लो। जिस तरह की बेइज्जती की गई थी उसे सुल्तान यानी मेहमद II कभी भी माफ नहीं करने वाला था, क्योंकि उस दुनिया में सारा खेल इज्जत का था। तो यहाँ से आगे ये मेहमद और व्लाड की निजी लड़ाई बन गई। व्लाड ड्रैकुला के लिए जरूरी था कि वो मेहमत के साथ अमन कायम करने की कोशिश करे, शायद सालाना रकम कम कर दे। पर व्लाड ड्रैकुला के साथ दिक्कत ये थी कि उसके लिए हर बात एक लड़ाई थी। शायद जवानी में उसने ये बात सीखी थी, क्योंकि जिंदगी काफी मुश्किल रही थी, वो हटने को तैयार नहीं था। उसने इसे आमने सामने की लड़ाई में बदल दिया था, सीधी लड़ाई में। व्लाड इसी दरबार में मेहमद के साथ पला बढ़ा था। यहाँ वो छोटे मेहमद से मिला था, यानी आज के मेहमद II के साथ। दोनों शहजादे ऑटोमन के ताज के वारिसों के साथ ही पल बढ़ रहे थे। इस तरह वो भाइयों की तरह हमेशा साथ रहे। हम सोचते हैं कि इन हमलों के दौरान क्या दोनों को अपना साथ में बीता बचपन याद नहीं आता होगा? क्या इस बारे में सोचते नहीं हो? एडिर्ने के महल में दोनों ने एक साथ काफी मस्ती की होगी, एक साथ बहुत लड़े भी हों। कहा होगा कि एक दिन मैं सुल्तान बन जाऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं, या एक दिन जब मैं शहजादा बन जाऊंगा मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। कई सालों तक धमकियों और उकसाने के बाद दुश्मन बन चुके दोस्त एक दूसरे का सामना करेंगे। डैन्यूब नदी के किनारे उनकी जंग हो, दोनों एक दूसरे को तबाह करने की कसम खाए हुए हैं। व्लाड ड्रैकुला डैन्यूब नदी की तरफ चल पड़ा, साउथ में करीब 250 किलोमीटर दूर, जहां से वलाहिया की हिफाजत करेगा। उसकी फौज में उसके निजी बॉडीगार्ड, वफादार बोयार और कुछ भाड़े के फौजी हैं। उनकी तादाद 30,000 से भी कम है, लेकिन व्लाड को अपने घरेलू इलाके में लड़ने का फायदा मिलेगा और वो दुश्मन को उतनी अच्छी तरह से जानता है जितना खुद को। जब वो ऑटोमन दरबार में एक बच्चा था तो उसने वहाँ के बारे में काफी कुछ जाना। उनके बारे में वो सब जानता था। वो जानता था उनकी सोच कैसी है, उनकी फौज किस तरह जमा होती है, वो किस तरह लड़ते हैं, और शायद इसी वजह से उसने लड़ने का फैसला भी किया था। पर उसे पता था कि सामने कौन है, उसे पता था कि फौज भीमकाय होगी। वलाहिया पर हमला करीब आ रहा था। मेहमद II के सामने चुनौती थी 1 लाख फौजियों, 100 तोपों
और हजारों घोड़ों को डैन्यूब के खतरनाक इलाके के पार ले जाने की, जहां व्लाड ड्रैकुला ने ज्यादातर बंदरगाहों को तबाह कर दिया है और उसकी फौज इंतजार कर रही है। व्लाड जानता था कि फौज का बड़ा हिस्सा डैन्यूब को कब पार करेगा और कब उसके इलाके में आएगा। दरअसल वो एक बहुत ही होशियार फौजी कमांडर था। उसे पता था कि हमला कब करना है। ये एक बहुत ही मुश्किल काम साबित हुआ। डैन्यूब जैसी नदी को पार करना, इतनी बड़ी फौज को साजो सामान के साथ दूसरी तरफ ले जाना, और इस मुहिम में सबसे बड़ी बात ये कि लड़ने की काबिलियत कम हो जाती है। डैन्यूब को पार कैसे किया जाएगा? नदी और चौड़ी होती जा रही थी और इस हिस्से को पार करना तो तकरीबन नामुमकिन था। इसके अलावा उत्तरी किनारों पर दिक्कत ये थी कि वहाँ फौजें तैनात। ऐसे में ऑटोमन आर्मी को एक नेवल मिशन की तैयारी करनी पड़ी ताकि इनके जो फौजी हैं उन्हें नावों से नदी के पार ले जाया जा सके। अब मेहमत और उसके सलाहकारों को नदी पार करने की सही जगह खोजनी थी और वलेहिया की राजधानी तक पहुंचने का रास्ता तय करना था। मेहमत नदी पार करके फौज को वलाहिया ले जाने की तैयारी कर रहा था। इस बीच उसने अपनी सौतेली माँ को बूढ़ा भेजा था ताकि हंगरी के किंग मथायस कॉर्विनस की असली मंशा जानी जा सके, जो आने वाली जंग में व्लाड ड्रैकुला के साथ हो गया था। मेहमत अपनी सौतेली माँ की काफी इज्जत करता था और उसने उन्हें एक राजदूत का काम सौंपा था, क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मारा ब्रैंकोविच एक शाही खानदान की महिला थी। वो दरबार में कभी भी दूसरे दर्जे की महिला की तरह नहीं रही। इसके उलट वो राजनीति को बहुत गहराई से समझती थी। वलाहिया के हमले में अब बहुत कम वक्त था। मेहमत और उसकी फौज जून 1462 में बहुत ही प्राचीन निकोपोलिस बंदरगाह पहुंची। ऑटोमन राजधानी महल के गलियारों में व्लाड ड्रैकुला का नाम गूंज रहा था, क्योंकि उसके जासूसों और कातिलों की अफवाहें शाही हरम तक जा पहुंची थी। ये बिल्कुल मुमकिन था कि जब व्लाड ऑटोमन महल में था तब से महल में उसके जासूस मौजूद थे। ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑटोमन महल में सिर्फ ऑटोमन्स ही नहीं आते थे या तुर्क नहीं थे। वहाँ पूरी हुकूमत से काम करने लोग आते थे, बल्कि हुकूमत से बाहर के लोग भी आते थे। जब सत्ता होती है तो लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी औरतें थीं जिन्हें सजाए मौत दी गई थी क्योंकि वो हरम में जासूसी कर रही थी। उत्तर में करीब 600 किलोमीटर दूर डैन्यूब के वलाहियन किनारे पर व्लाड ड्रैकुला अपनी फौज को ऑटोमन हमले के लिए तैयार कर रहा था। दोनों बेटों को छोड़ दिया गया था। व्लाड II ने उनको पूरी तरह से भुला दिया। इसका व्लाड ड्रैकुला पर ये असर पड़ा कि उसने किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया। ऑटोमन्स ने बेटे व्लाड और उसके भाई राडू को नहीं मारा क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो ज्यादा काम आएंगे अगर जिंदा रहे। अगर ऑटोमन्स किसी और को गद्दी पर बिठाना चाहते थे तो ये लड़के मौजूद थे उनके सामने, फिर मारना क्यों? वो बहुत बेरहम लोग थे और बहुत वक्त से ऐसा सियासी खेल खेल रहे थे। महमूद पाशा जान निसारी की टोली से था और मेहमत को उस पर जबरदस्त भरोसा था। वो एक कामयाब सिपहसालार था। महमूद पाशा में फौज को संभालने और लड़ाई का इंतजाम देखने की जबरदस्त काबिलियत थी। 4 जून 1462 को मेहमत ने वलाहिया पर हमले की शुरुआत कर दी। पहली ऑटोमन नावें डैन्यूब के वलाहियन किनारे के लिए निकली। उन्हें पता नहीं था कि अंधेरे के पार उनका सामना किससे होगा। डैन्यूब को पार करना उतना ही मुश्किल था जैसे ओमाहा बीच को पार करना। पैदल सिपाहियों को लेकर 17 बाजिज निकले और उन्होंने किनारे पर अपना डेरा डाला। वो अपने साथ हल्के हथियार भी लाए थे। यहाँ हर सिपाही की अपनी जिम्मेदारी थी डटे रहने की। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये बाकायदा एक सोचा समझा गया हमला था। एक दुश्मन को उकसाया जाए जो अपने इलाके में फायदे में ही है। बचाव का उसका मोर्चा तगड़ा है। और इतना ही नहीं, मेहमत के पास शानदार तोपखाना था। उस वक्त के हिसाब से उसके पास बहुत सारे नए हथियार थे, नई साइंस थी। मेहमत वॉर इंजीनियरिंग के मामले में भी एक जीनियस था और ये दिखता था। मेहमत के जाबाज फौजी छिपकर आगे बढ़ रहे थे और वलाहिया का किनारा उनके सामने था। हमला! 4 जून 1462 की आधी रात के पहले सुल्तान महमद II की हमलावर फौज वलाहिया के किनारों पर पहुंची। व्लाड ड्रैकुला इंतजार में था। डैन्यूब के दक्षिणी किनारों पर दिलेर सुल्तान महमद ने व्लाड ड्रैकुला की फौज पर अपने सबसे नए ऑटोमेटिक हथियारों से बारूद की बारिश कर दी।
पहले महमद की हुकूमत में एक विशाल तोप हुआ करती थी जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल की लड़ाई में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। शहर की दीवारों को गिराने के लिए ऐसी विशाल तोप की जरूरत भी थी। कॉन्स्टेंटिनोपल की लड़ाई के बाद जंग की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब ऑटोमन्स ने गन पाउडर की बदौलत अपनी पैदल सेना की ताकत को देखते ही देखते और ज्यादा बढ़ा दिया था। छोटी तोपों और मॉर्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था जो बेहतर निशाने लगा सकती थी। मेरे एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि ऑटोमन तोपखाना एक गुप्त हथियार की तरह था। उस वक्त बाकी फौजें जो इस्तेमाल कर रही थीं, ये टेक्नोलॉजी उनसे बहुत आगे थी। कॉन्स्टेंटिनोपल की लड़ाई के दिनों से यानी 1453 से आगे। इस दौरान नदी के उस पार महमद के वजीर आजम महमूद पाशा ने सैकड़ों बलाहियन हमलावरों के खिलाफ जोरदार लड़ाई छेड़ रखी थी, पर अभी जंग का फैसला तय नहीं हुआ था। व्लाड की फौज काफी फुर्तीली थी। वो हमला करती, भाग जाती, पीछे हटती। उसका इकलौता मकसद ये था कि ऑटोमन्स और उनकी फौज को डन्यूब के पार बढ़ने ही ना दिया जाए। जब भी किसी फौज को नदी पार करनी होती है तो वो अपनी सबसे कमजोर हालत में होती है। व्लाड जानता था कि फौज का बड़ा हिस्सा डैन्यूब को कब पार करेगा, जिसमें जान माल का बहुत नुकसान हुआ। ऑटोमन्स डैन्यूब के किनारों पर पहुंचे तो उन पर जोरदार हमला हुआ, पर वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने इंतजार किया, वो डरे नहीं, मुकाबला किया। उन्हें पता था कि पीछे उनका बहुत ही काबिल तोपखाना हमला करने के लिए आ रहा है। 2 घंटों में व्लाड ने अपनी सेना को जुटाकर दोबारा हमला शुरू किया। उसने महमद की तोपों का असर खत्म करने की ठान रखी थी। ऑटोमन को हालात काबू करने में थोड़ा वक्त लग गया। महमूद पाशा का जोरदार हमला और ऑटोमन तोपखाने की लगातार गोलाबारी व्लाड ड्रैकुला की फौज पर कहर बरपा रही थी। ये एक सख्त दुश्मन पर महमद का जोरदार हथौड़ा था। मध्य युग के आखिर की 120 तोपों ने बहुत जोरदार तबाही मचाई थी। व्लाड की हालत खराब कर दी। कुछ घंटों की लड़ाई के बाद जानिसारी और ऑटोमन फौज के तोपखाने ने वलेहियंस को पीछे खदेड़ा और उसके बाद भगा दिया। वो जंग में टिक नहीं पाए क्योंकि ऑटोमन्स हर घंटे एक नई टुकड़ी पे टुकड़ी उतार रहे थे। ये खुदकुशी थी। आखिरकार महमूद पाशा की ताकतवर टुकड़ियों ने सुल्तान के कहे मुताबिक दुश्मन को खदेड़ा और उसके इलाके में अपनी मजबूत चौकी कायम कर ली ताकि ऑटोमन फौजें नदी पार कर सकें। सुबह तक जंग खत्म हो गई थी। महमद की चालाकी भरी योजना और तोपों ने जीत हासिल की। अब हजारों ऑटोमन फौजी वलाहिया के किनारों पर टिके थे। जब डैन्यूब पर अगले दिन का सूरज उगा तो सुल्तान के हमले का अगला चरण शुरू हुआ। ऑटोमन तोपखाने के पहले हमले ने व्लाड ड्रैकुला के दांत खट्टे कर दिए थे। उसकी फौज गांव में भाग खड़ी हुई थी। महमद की फौज के पास सबसे शानदार गोला बारूद था। उनकी तादाद भी ज्यादा थी और इसीलिए वो जीत सके, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वो तकरीबन हार के मोड़ से वापस आए थे और इस लड़ाई में महमद के कुछ निजी जांबाज अपनी जान गंवा बैठे। व्लाड के खिलाफ महमद की उस मुहिम की अधिकतर जानकारी हमें मिली ऑटोमन सेना की जांबाज टुकड़ी जानिसारी के एक सिपाही से। कॉन्स्टेंटिन मिहाइलोविच ने लिखा है कि जब जानिसारियों ने उस लड़ाई को जीत लिया तो सुल्तान ने उनकी टुकड़ी को 30,000 सोने की अशर्फियां दी, सब में बांटने के लिए। एक सुल्तान के तौर पर महमद दिलदारी दिखा रहा था, पर इस सिक्के का एक और पहलू दुश्मन के सिपाही देख रहे थे कि इस सुल्तान के पास बेहिसाब दौलत है और अब सोच में पड़ गए कि उन्हें जंग में किसका साथ देना चाहिए। जाहिर है आप और मैं भी ऐसा ही सोचते। इससे पता चलता है कि जंग में दिखाई गई दरियादिली भी वो काम कर जाती है जो खौफनाक बेरहमी नहीं कर पाती। व्लाड ड्रैकुला लड़ाई में सुल्तान को मारना चाहता था, पर फिलहाल उसे ऑटोमन फौज को उत्तर में सैकड़ों किलोमीटर दूर टारगोविस्टे पहुंचने से रोकना था, ताकि हंगरी की ताकतवर ब्लैक आर्मी को उत्तर पश्चिम से जंग में उतरने का वक्त मिल जाए और ऑटोमन्स को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ जाए। वही ब्लैक आर्मी जिसने 6 साल पहले बेलग्रेड की लड़ाई में महमद को घायल किया और वो मरते मरते बचा था। हंगरी का राजा ईसाइयत की लड़ाई छेड़े हुए था। उसके पिता एक काबिल फौजी थे और वो कई बार ऑटोमन्स को लड़ाई में हरा चुके थे। ईसाइयत की लड़ाई का परचम लहराकर वो असल में व्लाड को ऑटोमन सुल्तान के खिलाफ मजबूत बनाना चाहता था। देखिए, हंगरी की फौज बहुत खूंखार थी। अगर कभी ऑटोमन और हंगेरियन फौज की सीधी लड़ाई छिड़ जाती तो पक्का दोनों तरफ बहुत सारे फौजी मारे जाते और इस जंग में खर्च भी बहुत ज्यादा होता। महमद की फौज घायल फौजियों की देखभाल कर रही थी। उन्हें आगे टारगोविस्टे का मुश्किल सफर तय करना था, पर हमले के लिए वक्त कम था क्योंकि अफवाहें थीं कि हंगरी की फौज
व्लाड की मदद के लिए आ रही है। ऑटोमन खेमे में किसी वलाहियन जासूस की मौजूदगी की भी अफवाहें थी। दोनों भाइयों के बीच रिश्ता कैसा था ये तो कहना मुश्किल है। व्लाड एक बागी था, उसे हंगेरियंस की बात नहीं माननी थी, ऑटोमन्स की भी उसे अपनी मनमर्जी करनी थी। राडू ने ऑटोमन के साथ वफादारी निभाने की कोशिश की क्योंकि उसकी परवरिश और ट्रेनिंग एक जागीर मुल्क पर हुकूमत करने के लिए की गई थी और उसे वही सब करना था जो तुर्क उससे चाहते थे। हो सकता है कि उसे ऑटोमन लोगों के तौर तरीके ज्यादा पसंद हो, या उसे पता होगा कि शाही खानदानों में छोटे भाई का क्या होता है। कामयाबी में, संघर्ष में वो हमेशा मारे जाते हैं। मेहमत अपनी फौज को उत्तर की तरफ ले जा रहा था। उसकी मंजिल थी वलाहियन राजधानी टारगोविस्टे, पर व्लाड ड्रैकुला वहां नहीं था जिसे वो तबाह करने आया था। पर कहीं और ये अफवाहें जोरों पर थीं कि मेहमत के खिलाफ लड़ने के लिए व्लाड के पास हंगेरियन फौज पहुंचने वाली है। ऑटोमन फौज कई दिन तक कीचड़ और राख में चलती गई। व्लाड का कहीं नामोनिशान नहीं था। व्लाड ड्रैकुला जैसे गायब ही हो गया था। वो अपने ताकतवर दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई से बच रहा था, पर जाते जाते उसने वलाहियन गांवों में खौफनाक तबाही मचा दी। वो वलाहियन जंगल में थे, वहाँ दलदल था। व्लाड ड्रैकुला की फौज ने नदियों पर बांध बना दिए थे ताकि बाढ़ आ जाए और तोपखाने के साथ एक जोरदार फौज को भी आगे बढ़ने में खासी दिक्कत। टुकड़ियों को घने जंगल में से ले जाना आसान नहीं होता, तो ऑटोमन टुकड़ियां सारे दिन संघर्ष कर रही थी। वहाँ पीने का पानी नहीं था, खाने की चीजों की कमी थी, सब तबाह कर दिया गया था। खलिहान तबाह कर दिए गए थे, फसलों को जला दिया गया था। सभी खेतों में आग लगा दी थी। ऑटोमन फौज जिन गांव में पहुंचती उन्हें खाली कर दिया गया था या तबाह कर दिया गया था। कोई पानी भी नहीं पी सकता था क्योंकि यहाँ से जाने से पहले वलेहियंस ने नदियों में और कुओं में मरे हुए जानवरों की सड़ती हुई लाशें फेंक दी थी। वलेहियंस के पास बहुत सारे सुअर थे, तो वो उन्हें काट कर उनके टुकड़े पानी में फेंक देते। कोई भी मुस्लिम फौजी उसे नहीं पी सकता। व्लाड उस काम में माहिर था जो मेहमत और उसके पुरखों ने काफी सूझबूझ से किया था। हमला करो, भाग जाओ, घुड़सवारों के जरिए छोटी लड़ाई लड़ो। ऑटोमन फौज को अपने ठिकाने और अपनी रसद से और आगे खींचते चले जाओ। खाली इलाके में जहाँ ना खाना हो ना पानी, बस अगर कुछ है तो वो तपती हुई जमीन। ऑटोमन फौज के पास टिके रहने का कोई जरिया नहीं था। अब वो पीछे नहीं लौट सकते थे। उन्हें या तो जीतना था या तबाह होना था। वलाहिया पर हमला किए मेहमत को 8 दिन हो चुके थे, तब जाकर ऑटोमन हरकारे यहाँ लटके मिले। व्लाड की लड़ने की जो तकनीक थी वो दुनिया की सबसे पुरानी तकनीकों में से एक। जब आपके पास उतने सिपाही ना हो तो हमले की सबसे अच्छी जगह चुनो, दुश्मन को खींचकर वहां लाओ और फिर उसका जितना नुकसान हो सके उतना नुकसान करो। वलेहियंस घुड़सवार के पास अक्सर हथियार नहीं होते थे और वो लड़ते थे तीर कमान से। वो ऑटोमन फौज की बड़ी टुकड़ियों पर छोटे छोटे हमले करते थे और दुश्मन को हमेशा हैरत में डालते थे। मान लीजिए कि 50 वलेहियन घुड़सवार एक ऑटोमन टुकड़ी पर हमला करते हैं और इस हमले में कम से कम 50 ऑटोमन सिपाहियों को मार गिराते हैं, तो अगले 10-15 सेकेंड में 50 और ऑटोमन सिपाही मारे जा सकते हैं। तो ये तकनीक थी। हमला 1 मिनट से ज्यादा का नहीं होता था, पर इसमें नुकसान काफी किया जाता था। मुझे लगता है कि मंगोल बहुत ही खूंखार लोग थे। उन्होंने खोपड़ियों का ढेर लगा दिया था, पर व्लाड ने भी बहुत खौफनाक बेरहमी की। व्लाड माहिर था मनोवैज्ञानिक लड़ाई का। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो जानता था कि उसकी लड़ाई किसके साथ। वलेहिया के उसके दरबार में जिस तरह का इतिहास सुनाया जाता था, वो सिर्फ उतना ही नहीं जानता था, वो ऑटोमन लोगों की दास्तान भी जानता था। उसे ये पता था कि उन्हें किस बात का फख्र या वो किस बात से डरते हैं। मेहमत के खिलाफ लड़ाई की सारी रणनीति वो ये सब कुछ ध्यान में रखकर बना रहा था। 14 साल बाद मेहमत वलाहिया में व्लाड ड्रैकुला का पीछा कर रहा है, जबकि शाही महल में भी नए खौफ का साया पसर रहा है और ऑटोमन खेमे में भी। खबरदार! खबरदार! 2 हफ्तों तक व्लाड ड्रैकुला का पीछा करने के बाद मेहमद II और उसकी हमलावर फौज वलाहियन जंगल में बुरी तरह फंस गई थी, जैसे कोई बुरा ख्वाब सच हो रहा हो। वलाहिया पर सन 1462 में मेहमद II के हमले को लेकर तरह तरह की कहानियां मौजूद हैं। एक कहानी के मुताबिक व्लाड ड्रैकुला ने ऑटोमन फौज पर बायोलॉजिकल हमला किया था ताकि उसकी राजधानी टारगोविस्टे तक वो आसानी से पहुंच न पाए। व्लाड ड्रैकुला ने अपनी जेलें खोल दी थी और ऐसे कड़ियल मुजरिमों को ऑटोमन्स पर हमला करने के लिए छोड़ दिया था जिन्हें टीबी और प्लेग था,
ताकि ये बीमारियां ऑटोमन फौजियों में फैल सके। मेरे ख्याल से तब प्लेग एक एटम बम की तरह था, जो सच कहूँ तो बहुत कम वक्त में बड़ी तादाद में लोगों की जान ले लेता। इसमें फौरन मौत होती थी। उस दौर में इससे मरने वालों की दर थी 30 से 60%। अगर ऑटोमन फौज में प्लेग या कोई दूसरी बीमारी फैल जाती तो वो तबाही मचा सकते थे। जून 1462 में व्लाड के इन खौफनाक हमलों ने ऑटोमन फौज को फिलहाल तो धीमा कर दिया था। वो राजधानी टार्गोविस्टे से करीब 106 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में डेरा डाली थी। अगर विदेशी मदद नहीं आई तो व्लाड मेहमत की अजीम उस शान फौज को ज्यादा देर तक नहीं अटका सकता था। मध्य युग में बिब्लियोमेंसी या भविष्य पता करने की परंपरा ऑटोमन और बाकी तमाम सभ्यताओं का हिस्सा थी। लेकिन इस्लाम में भविष्य जानने की सख्त मनाही थी, क्योंकि ये ऊपर वाले की मर्जी जानने का तरीका था और ऊपर वाले की मर्जी तो सिर्फ वही जान सकता था। लेकिन एक तरीका था भविष्य जानने का जो इस्लाम से इतर दूसरे लोग आजमाते थे। अलग अलग किताबें जिनमें भविष्य लिखा होता था। बस आपको किताब खोलनी है, जो भी पेज खुलेगा उसे देखना है और फिर आपकी आंख अपने आप ही किसी एक लाइन पर या फिर किसी एक हिस्से पर टिक जाएगी और उसमें जो कुछ भी लिखा होगा वो आपको इशारा करेगा कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा। वफादारी एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत ज्यादा वजन है, पर लोग इसे हल्के में लेते हैं। ये बात मेहमत और व्लाड दोनों की जिंदगियों पर खरी उतरती है। दोनों ही सोचते थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। अलग अलग लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, चाहे वो परिवार के लोग हों, सलाहकार हों, फौजी अफसर हों या फिर दोस्त हों। मेहमत और व्लाड की जिंदगी का सफर एक दूसरे के समानांतर चलता है और यही बात इस कहानी को शानदार बनाती है। हो सकता है कि व्लाड और मेहमत के बीच में कुछ निजी मतभेद थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ दोनों बहुत एक जैसे, दोनों ताकतवर थे, दोनों जवान थे, दोनों जाबाज थे। उन्हें हुकूमत करनी थी। 14 साल बाद व्लाड ने छापामार हमलों की मुहिम चला रखी थी ताकि ऑटोमन फौज का हौसला टूट जाए और मेहमत की फौज की रफ्तार धीमी होती गई। व्लाड बार बार हमला करके गायब हो जाता था। दूसरी तरफ शाही महल में व्लाड के जासूसों की तलाश तेज कर दी गई थी। ऑटोमन हुकूमत के शहजादों की जो माएँ थीं, उनकी क्या भूमिका रही थी, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहला काम था अपने बेटों की हिफाजत करना। गुलबहार खातून ने ये जिम्मेदारी निभाई और उसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। हरम को खातूनों की सल्तनत कहा जाता था, औरतों की हुकूमत, जहां सुल्तानों की माएं बहुत अहम किरदार निभाती थीं। कहते हैं कि वो पर्दे के पीछे से हुकूमत को चलाती थी। मेहमत अपनी फौज को टार्गोविस्टे से करीब 72 किलोमीटर के दायरे में ले आया था, लेकिन व्लाड ड्रैकुला के छापामार हमलों की वजह से सुल्तान की फौज की मुसीबतें बढ़ रही थी। इस बीच ये अफवाहें भी चल रही थीं कि खेमे में व्लाड के जासूस छिपे हुए हैं। 14 साल पहले 1448 में ऑटोमन 17 बरस के व्लाड ड्रैकुला को आजाद करने की तैयारी कर रहे थे ताकि वो वलाहिया की गद्दी के लिए लड़े। उसके छोटे भाई की किस्मत अभी तक अधर में लटकी थी। हम समझते हैं कि महल में तमाम ऐशो आराम के साथ रहना खुशनसीबी है, क्या शानदार जिंदगी है, पर ऐसा नहीं था। इन सब सुल्तानों को बहुत कम उम्र में ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि एक छोटी सी गलती से उनकी जान जा सकती है, गद्दी छिन सकती है, आजादी जा सकती है। ये खेल आसान नहीं। हमला शुरू हुए तीसरा हफ्ता हो चला था। मेहमत ने दबाव बना रखा था और व्लाड बदहवास था। ऑटोमन फौज के साथ लड़ाइयों में उसके सैकड़ों सिपाही मारे गए थे। उसे बेकरारी से इंतजार था कि हंगरी से रसद और फौजी मदद जल्दी से पहुंचे। व्लाड बहुत थक चुका था। उसने मेहमत के खिलाफ सब कुछ जला देने का तरीका अपनाया, इसलिए उसके पास भी खाने की भारी कमी हो गई थी। उसके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा था। वो सब कुछ जला देने की अपनी मुहिम का खुद शिकार बन गया था। 1448 में जवान व्लाड ड्रैकुला वलाहिया जाने की आखिरी तैयारियां कर रहा था ताकि वहां की खाली गद्दी पर बैठ सके। ऑटोमन सुल्तान ने इतने सालों में उसे इसके लिए तैयार किया था। तो इस तरह व्लाड को गद्दी हासिल करने रवाना कर दिया गया। राडू पीछे रह गए। ये साफ नहीं है कि राडू अपनी मर्जी से रुका या मजबूरी में वो एक कैदी बना रहा या फिर वो अपनी मर्जी से दरबार में रुक गया। हो सकता दोनों वजह हो। उसका होना ऑटोमन हुकूमत के लिए एक तरह की तसल्ली, उसे ऑटोमन दरबार में रहने की आदत पड़ गई थी। यहाँ जो भी हक और ताकत उसे मिली थी वो उससे खुश था। शाही महल से करीब 650 किलोमीटर दूर ऑटोमन फौज आहिस्ता आहिस्ता उत्तर में टार्गोविस्टे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मेहमत और उसकी फौज की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी।
ऑटोमन फौजों पर लगातार छापामार हमले हो रहे थे। रात को कोई भी खंदक से बाहर निकलता तो वो गायब ही हो जाता था। दहशत का माहौल था। मेहमत की फौज टार्गोविस्टे के करीब पहुंच गई थी। ऑटोमन खेमे में बदहवासी थी क्योंकि खाना और पानी लगातार कम होता चला जा रहा था। अफवाहें बढ़ रही थी कि जल्द ही हंगरी की फौज व्लाड की मदद करने आ रही है। शहजादे व्लाड, क्या बात है? ऑटोमन फौज वो पॉइनरी तक पहुंच गई है। अनस्तेसिया, वो नहीं बच पाई। शहजादे, नहीं। ऑटोमन और वलाहियन फौजी अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तार्गोविस्ते की ओर बढ़ रहे थे। वहीं करीब 700 किलोमीटर दूर व्लाड के जासूस शाही हरम में अपने काम को अंजाम देने के काफी करीब पहुंच चुके थे। व्लाड ड्रैकुला का वलाहिया में 2 हफ्तों तक पीछा करने के बाद फातेह मेहमत और उसकी थकी हुई ऑटोमन फौज ने तार्गोविस्ते की सरहद पर अपना डेरा डाल दिया है। उन्हें हमला करने से अब कोई नहीं रोक सकता। ऑटोमन, जिसे बेरहम के नाम से जानते हैं, उस शहजादे ने आसपास के इलाकों में आतंक फैला दिया है। रात में छापामार हमला, ऑटोमन खेमे से संतरियों का गायब होकर बाहर जाना और वलाहियन छापामारों के हाथों मारा जाना, फौज का दिन भर आगे बढ़ना और रात की ये दहशत। तमाम मुश्किलों के बावजूद मेहमत ने अपना शिकंजा कस दिया। मेहमत की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने जानिसारियों को अपनी फौज के ठोस हिस्से के तौर पर कायम रखा था, जबकि वो अपने आम फौजियों को छापामार हमलों से निपटने के लिए भेज रहा था। उसकी फौज धीरे धीरे वलेहियन राजधानी की तरफ बढ़ती चली जा रही। अब वो टार्गोविस्टे से महज 13 किलोमीटर दूर थे। ऑटोमन खेमे में थोड़ी सी घबराहट फैली थी। व्लाड की प्यारी राजधानी अब मेहमत की तोपों के निशाने की जद में थे। व्लाड ड्रैकुला के पास अपना आखिरी पैंतरा बचा था। उसने रात में हमला करने का फैसला किया, पर वो फौजियों को कैद करने या फिर खेमे के सिरे पर सिपाहियों को मारने नहीं जा रहा था। उसका मकसद इससे भी बड़ा। व्लाड ने सुल्तान के कत्ल की योजना बनाई। मेहमत को खोज कर उसका कत्ल कर दो और इस तरह जंग खत्म कर दो और ऑटोमन हुकूमत का दम निकाल दो और उन्हें सिविल वॉर की तरफ धकेल दो, उथल पुथल मचा दो। ये कोई कच्चा दांव नहीं था, ये काम उसके लिए मुमकिन था। बेरहम व्लाड ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के रात में हमले करने के पैंतरों को आजमाया था और ये अचानक आया पैंतरा नहीं। व्लाड इससे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट के इस पैंतरे को पर्शियंस और डेरियस के खिलाफ लड़ाई में कई बार इस्तेमाल कर चुका था। जब अलेक्जेंडर 3 द ग्रेट यानी अलेक्जेंडर मेगस ने डेरियस पर हमला किया तो गोगामेला की उस लड़ाई का जो सबसे बड़ा मकसद था वो था डेरियस का कत्ल। उसे पता था कि जैसे ही वो डेरियस का कत्ल करेगा पर्शियन आर्मी बिखर जाएगी। उस रात इसी तरह के हमले में वो सुल्तान का बेरहमी से कत्ल करना चाहता था। व्लाड ड्रैकुला 10 सालों से बदला लेने की फिराक में था। अब जाकर मौका आया था। राजधानी तार्गोविस्ते के ठीक बाहर ऑटोमन हमले की आखिरी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। व्लाड का एक जासूस हमारे हाथ लगा है सुल्तान, उसे मेरे सामने लाओ फौरन। सुल्तान के खेमे में अफवाहों और जासूसों का जोर भी बढ़ गया था। ऑटोमन खेमे में व्लाड के जासूसों की मौजूदगी सिर्फ एक संभावना नहीं, पहले ऐसा हो चुका था। 1389 में सुल्तान मुराद द फर्स्ट ने एक ईसाई फौज को अभी अभी हराया था, पर दुश्मन के जासूस ने उन्हीं के खेमे में उनका कत्ल कर दिया था। कारपेंथियंस पर सूरज डूब रहा था। व्लाड के आदमी ऑटोमन खेमे पर अचानक हमले की तैयारी में हैं। मेहमत के तकरीबन 10,000 फौजी बचे हैं, पर वो लड़ाई में बहुत माहिर है। रोमेनिया के इतिहासकारों में एक बात बहुत ज्यादा मानी जाती थी, जो बात कुछ पुराने राष्ट्रवादी इतिहासकार आज की तारीख में भी मानते हैं कि रोमेनियन वॉयवॉर्ड्स ने किसानों को लड़ाई में उतार दिया था, जो बात मुझे बहुत बकवास लगती है। अगर आप किसानों को हथियार दे भी देते हैं तो भी वो जंग के मैदान में लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक जानिसारी 10 रोमेनियन किसानों के सामने आता है तो आप जो चाहे कर लें, वो 10 लोगों को निपटा देगा 5 मिनट। कुछ ही किलोमीटर दूर ऑटोमन खेमे में सन्नाटा पसरा है। सूरज डूबने के बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि ज्यादातर फौजी अपने तंबू में आराम कर सकते हैं। अब तक ऑटोमन फौज काफी सतर्क हो चुकी थी। उन्हें लगातार चुपके से हो रहे हमलों की आदत पड़ चुकी थी। इससे बदहवासी फैल गई। मेहमत ने खेमे में एक अनुशासन लाने की कोशिश की। उसने तय किया कि सूरज डूबने के बाद सिपाही तंबू में चले जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। पहरेदारी का काम कुछ टुकड़ियों को दिया गया था, वरना बाकी लोगों को सख्त हिदायत थी कि रात को जरा भी नहीं निकलना। ऑटोमन खेमे के बाद
दूर हजारों मशालें अंधेरे को चीरती आ रही हैं। मौत कदम बढ़ा रही है। ये एक सोची समझी साजिश थी। व्लाड ने अपने फौजियों को ऑटोमन पोशाक पहनाई थी और वो घोड़ों के बजाय घोड़ियों पर आ रहे थे, क्योंकि ऑटोमन खेमे तक बढ़ते हुए वो खामोशी से आती, आवाज नहीं करती। वो यहीं पे छिपे हैं? यहीं पर ना। सुल्तान के तंबू में मिलते हैं। ऑटोमन खेमे में सन्नाटा पसरा था और तभी वलाहियन फौज अंधेरे को चीरती यहां घुस गए। बेरहम व्लाड ने एक जोरदार हमला किया था। उसके फौजियों ने तुर्की सिपाहियों की वर्दी पहनी थी। बिगुल के शोर के बीच उन्होंने आधी रात को ऑटोमन खेमे पर हमला कर दिया था। वहां इसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सबसे पहले मशालों से सारी चीजों पर आग लगा दी। इसके बाद बहुत सारे वलाहियन फौजियों ने तीर चलाने शुरू कर दिए। खेमे में आगे पीछे सब तरफ हमला हो रहा था। हैरान ऑटोमन फौजी अपने तंबू से बाहर निकले और चारों तरफ फैली बदहवासी के बीच खो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन से वलाहियन हमलावर हैं और कौन उनके अपने हैं। जब वो बाहर निकल गए तो तुर्क ही एक दूसरे को मार रहे थे। सब एक दूसरे को मार रहे थे। इस शोरगुल के बीच एक लंबा सा साया खेमे में घुसा। इनकी टोली मत बनने देना। शहजादे, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी आता हूँ। कैसे हो भाई? तो अपने ऑटोमन सुल्तान के लिए मुझसे लड़ोगे? मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। हाँ, और मैं भी। ऑटोमन खेमे में लड़ाई जोरों पर थी। सुल्तान महमद और उसके फौजी वलाहिया के हमलावरों की आंधी का सामना किए जा रहे थे। ये था व्लाड ड्रैकुला का कहर। महमद ने हमेशा तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, लेकिन ड्रैकुला खानदान का लहू तुम्हारी रगों में भी दौड़ता है। नहीं, तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय जंग और तकलीफ के। 7 जून 1405 वलाहिया की राजधानी तारगोविस्ते के बाहर जैसे जहन्नुम का आलम था। अंधेरे का फायदा उठाकर और ऑटोमन फौजियों का भेस बनाकर व्लाड ड्रैकुला की फौज ने छापामार हमला शुरू कर दिया। सुल्तान महमद के खेमे को अचानक हमले से बड़ा झटका लगा। अगर मैं व्लाड का एक फौजी होता तो मैं इसे पागलपन कहता। अगर ये पैंतरा कामयाब हो जाता तो जोरदार जीत दिलवाता। अगर नाकाम होता तो सब के सब मारे जाते। एक भयानक लड़ाई में एक बहुत ही शानदार मौत। वलाहिया के फौजियों ने तलवार और मशालों से कहर बरसाया। यह ऑटोमन फौज को व्लाड की राजधानी पर कब्जा करने से रोकने की एक बदहवास कोशिश थी। वलाहियन फौजी खेमे में घुस गए। वो मशाले लेकर आए थे, पागलों की तरह तीर बरसा रहे थे। उनका बस एक ही मकसद था, खेमे में गड़बड़ी और उलझन फैलाना। वहाँ घना अंधेरा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किसके साथ है। इसलिए शुरुआत में व्लाड का हमला जोरदार तरीके से कामयाब रहा, पर वो किसी भी वक्त उल्टा पड़ सकता था। वलाहिया के नए सुल्तान के साथ जरा इज्जत से पेश आओ। व्लाड ड्रैकुला अफरा तफरी के बीच भाग गया। उसने अपने फौजियों के साथ ऑटोमन खेमे को तबाह करना जारी रखा। हमारा मोर्चा टूट रहा है। अब इसे बताता हूँ मैं। जानिसारियों, हमला करो! जब भी मैदान जंग में जानिसारी आपके सामने आ हटे तो समझो आपकी शामत है। ऑटोमन इतिहास के एक दस्तावेज में इस बात का जिक्र है कि ऑटोमन फौज वलेहियंस का इंतजार कर रही थी। सुल्तान को पक्का पता था, भले ही उसने खेमे में किसी को नहीं बताया, या शायद अपने सिपा सालारों को बताया हो, या जानिसारियों की टोली को। महमद फौजी पैंतरों और रणनीति में माहिर था। वो बहुत ही हिम्मती फौजी था। उसकी जिंदगी में डर की जगह नहीं थी। हमें पता है कि ऑटोमन फौज का भारी नुकसान हुआ, पर उन्होंने अपनी टोली फिर खड़ी कर दी। हमें ये याद रखना चाहिए कि महमद एक कठोर इंसान था। उसे रोकना लगभग नामुमकिन था। वो होशियार और दमदार था। लड़ाई के कुछ शुरुआती घंटों में हजारों फौजी मारे गए। जंग अधर में लटकी थी। महमद ने एक बार फिर अपने जोरदार तोपखाने को तैनात कर दिया। जानिसारियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर सुल्तान के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। उन्होंने आग की एक लपकती हुई दीवार खड़ी कर दी। मुझे मारना चाहते हो ना? लो आ गया। मुझे मारकर तुम खुद को जाबाज साबित करना चाहते हो ना? मुझे जाबाज नहीं बनना महमद, बदला लेना है। व्लाड का जिंदा होना एक बहुत बड़ा खतरा था। वो इतनी बार बच के जिंदा भाग चुका था कि उसे मारना जरूरी था। रात का हमला, जो 17 जून को सूरज डूबने के 3 घंटे बाद शुरू हुआ था,
अगली सुबह 4 बजे तक चलता रहा। इस जंग की कुछ कहानियां मिलती हैं जिनके मुताबिक इन 5 खौफनाक घंटों में करीब 20,000 फौजी मारे गए। व्लाड ड्रैकुला के अचानक हमले ने मेहमत की फौज को कमजोर तो कर दिया था, पर वो सुल्तान को नहीं मार पाया। व्लाड की अपनी हुकूमत को बचाने की ये बेसब्र कोशिश उसके लिए उल्टी पड़ गई। जानिसारी शानदार फौजी थे। उन्होंने तमाम तरह के दहशत और खतरे देखे थे। उन्होंने वलाहियन फौज को अपने खेमे से बाहर खदेड़ा और व्लाड ड्रैकुला की फौज को पूरी तरह से बेबस कर दिया। तारगोविस्ते से करीब 750 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में शाही महल में सुल्तान के खानदान का कत्ल करने की वलाहियन लोगों की साजिश पूरी तरह नाकाम रही, पर अभी कुछ चीजों को ठीक करना बाकी था। टारगोविस्टे से करीब 13 किलोमीटर बाहर व्लाड ड्रैकुला को हरा दिया गया है, पर अभी तक राजधानी पर ऑटोमन लोगों का कब्जा नहीं हो पाया। थकान तो थी, पर हौसला भी था। मेहमत और ऑटोमन फौज तारगोविस्ते पहुंची, जो वलाहिया की राजधानी थी। शहजादे राडू के साथ थी कुछ खट्टी मीठी यादें। तारगोविस्ते एक कुदरती किले जैसा था, क्योंकि ये जमीन से काफी ऊपर एक पथरीले इलाके में बसा था। ये शहर इंजीनियरिंग के नजरिए से भी कमाल था। हालांकि मध्य युग के किसी क्लासिक शहर की तरह इसे गोला बारूद से बचाने लायक महफूज तो नहीं बनाया गया था, पर ये ऐसा शहर था कि एक आम सिपाही के नजरिए से अगर आप इसे देखें तो आपको लगेगा कि ये लड़ाई आसान तो नहीं होने वाली। मेहमत व्लाड को खोज कर मारना चाहता था ताकि उसकी दहशत एक ही बार में खत्म हो जाए, पर व्लाड कार्पेथियन पहाड़ों में चुपचाप जाकर कहीं छुप गया था ताकि वहां से वो हंगरी के राजा को खबर भेजकर मदद मांग सके। लेकिन इस चक्कर में उसने अपनी राजधानी को ऐसे ही छोड़ दिया था। मेहमत जब वलाहियन राजधानी तारगोविस्ते पहुंचा तो उसने पाया कि वो खाली है। गर्मियों के तपते दिन, सारे दरवाजे खुले हैं और सब लोग वहां से जा चुके हैं। उसने देखा कि वहां पर अब कोई नहीं बचा है, और इसके बाद सुल्तान को एक और हैरत भरी खबर मिली। मेहमत ने वलेहिया की राजधानी की तरफ जाने वाले रास्ते पर जो कुछ भी देखा, शायद उसे वो जिंदगी में कभी भुला नहीं पाया होगा। इसे लाशों का जंगल कहा गया था। कुछ दस्तावेजों में जिक्र है कि ये तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा रास्ता था, जिस पर ऑटोमन फौजियों और मुस्लिम लोगों की लाशें भालों पर लटका दी गई। अलग अलग उम्र के आदमी और औरत, जिनकी तादाद लगभग 24,000 थी, सबको खौफनाक तरीके से वहां लटकाया गया था। मैं कहूँगा कि यह मनोवैज्ञानिक लड़ाई की एक सबसे शानदार मिसाल थी। दस्तावेजों में जिक्र आता है कि सुल्तान ने अचानक घोड़ा रोका और उसी जमीन पर उसने एक कपड़ा बिछाकर वहीं नमाज पढ़नी शुरू की, और उनकी फौज ने भी वही किया, क्योंकि ऑटोमन सल्तनत के इतिहास में कभी किसी सुल्तान ने या किसी फौज ने ये नजारा नहीं देखा था जो ये देख रहे थे। पर वलाहिया की लड़ाई में व्लाड का जो सबसे बड़ा हमला था, वो तो अभी होना बाकी था। इन सब को उतारा जाए और बाइज्जत अच्छी तरह से दफना दिया जाए। हमजा बे ने हमेशा सबसे मुश्किल काम किया, क्योंकि उनका ओहदा काफी ऊंचा था। उन्हें सबसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था कि सुल्तान की शान में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। और जिस बारीकी से ये शैतानी काम किया गया था, इससे साफ है कि व्लाड को पता था कि कौन ये नजारा देखेगा और इस नजारे का उन पर क्या असर पड़ेगा। मानो ये संदेशा था कि शहर पर, जमीन पर कब्जा कर लो, पर याद रखना तुम मुर्दों के सुल्तान बनोगे। यही तुम्हारा नसीब है, मुर्दों पर राज करना। व्लाड ड्रैकुला लगातार भाग रहा था। ऑटोमन फौजें गांव में उसका पीछा करती रही, पर इससे पहले कि मेहमत II जुलाई में वलाहिया से रवाना होता, उसने 6 साल पुरानी व्लाड की खूनी हुकूमत पर आखिरी कील ठोक ही दी। तलवार से नहीं, बल्कि एक ताजपोशी से। व्लाड और मैं इसी कमरे में भाग दौड़ करते थे जब हमारे बाबा जंग लड़ने गए होते थे। एक दिन तुम्हारे बच्चे भी यही करने वाले हैं। आप निकल रहे हैं, पर व्लाड तो अभी तक जिंदा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि उसे भी दीवारों के पार उस भाले पर लटका दिया जाए। उसे भी उतना ही सताया जाए जितना उसने हमजा बे और बाकियों को सताया। एजियन और वेनिशियन लोगों की चालबाजी का मामला सामने आ गया, और वैसे भी मैं अपने बेटे से मिलने को बेकरार। राडू को वो ताज मिला जिसके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, और मेहमत को अपने सरहदी इलाके में एक दोस्त राजा मिला। हम अक्सर ये कहते हैं कि व्लाड ड्रैकुला ने ऑटोमन दरबार में काफी वक्त बिताया था और वो अपने दुश्मन को समझता था।
पर मुझे लगता है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि महमद ने भी अपने दुश्मन को खूब समझा। वो वलाहिया की राजनीति को अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि राडू को गद्दी पर बिठाकर व्लाड ड्रैकुला की असलियत सबके सामने खोल सकता था बहुत जल्दी। इस एक पैंतरे से महमद ने व्लाड को पटखनी दी थी, उसे तबाह कर दिया था और उसके बाद व्लाड ड्रैकुला को वहाँ से भागना पड़ा। दुनिया के सबसे ताकतवर सुल्तान को मारने के सबसे करीब पहुंचकर भी व्लाड ड्रैकुला कहीं का नहीं बचा था। उसका कोई मुल्क नहीं था, फौजी भी कम थे और साथ देने वाले भी कम। वो अपनी जल्लादी, खूंखार मिजाज और हिम्मत के लिए जाना जाता था, लेकिन महमद फातिह के खिलाफ बगावत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। हंगरी की सरहद यहाँ से लगभग 2 दिन दूर है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, चाहो तो रुक जाओ। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। हिम्मत रखो, हम लौटेंगे और बदला लेंगे। अगर व्लाड सुल्तान को मारने में कामयाब हो जाता तो उसी पल मुहिम खत्म हो जाती और ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं होता, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा बन जाता उसके लिए कि उसने महमद को मारा, उस सुल्तान को जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल जीता, और फिर वो बन जाता एक हीरो ईसाई मुल्कों के लिए। पर वो ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए वो ड्रैकुला कहलाया, उनका प्यासा शैतान। मैदान जंग में महमद के पैंतरे, उसकी होशियारी, दूरंदेशी और राजनीतिक चालाकी ने व्लाड ड्रैकुला को जोरदार पटखनी दी, जिससे वो कभी उबर नहीं पाया। आने वाले 400 सालों तक वलाहिया ऑटोमन हुकूमत की जागीर रियासत बना रहा। तारगोविस्ते की जीत के कुछ ही महीनों बाद सुल्तान ये जानकर बेचैन हो गया कि व्लाड ड्रैकुला अब तक जिंदा है। महमद II व्लाड ड्रैकुला से आखिरी बार आमने सामने मिलेगा 1477 में कॉन्स्टेंटिनोपल की प्राचीन दीवारों के अंदर।